हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, पिछली वीडियो में भी हमने भारत के वायसराय पढ़े थे, लेकिन भारत के वायसराय की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में भी हम जो बचे हुए थे उन सभी वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले 1898 तक के वायसराय हमने पढ़ लिए थे, लेकिन अब 1899 से 1905 तक के लॉर्ड कर्जन से शुरू करके मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रेडिंग, इरविन, विलिंगटन, लिनलिथगो और वेवेल माउंटबेटन योजना तक के जो थे वायसराय, उन सब के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमने अब ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने कोई भी वीडियो देखनी है तो अब आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को ढूंढ सकते हैं और आसानी से जाकर के उन वीडियोस को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के वायसराय के बारे में। दूसरी वीडियो है, इसमें हम शुरू करेंगे लॉर्ड कर्जन से। तो लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने लॉर्ड कर्जन को उनके कार्यों के लिए औरंगजेब कहा था, क्योंकि जिस प्रकार से औरंगजेब जो था कट्टर मुसलमान था, कट्टर शासक था, इसी प्रकार लॉर्ड कर्जन ने भी कुछ ऐसे ही कट्टरपंथी के कार्य किए थे और इनके कार्यों को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें दूसरा औरंगजेब कहा था। औरंगजेब के बारे में हम पूरी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन से जाकर के वहां से देख लीजिएगा और वीडियोस को पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सर कोलिंस स्टोक मोनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की अध्यक्षता गठन किया था। सिंचाई आयोग का गठन किया था कि जो हमारे किसान हैं वे सभी अब सिंचाई को, फसल को अच्छी तरह से पैदावार करने के लिए सही तरीके से सिंचाई या किस प्रकार से उनकी जरूरतें हैं उन सभी को ध्यान में रखा जा सके। इसके अंतर्गत उन्होंने 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस सुधार आयोग की भी स्थापना करी थी। ये चाहते थे कि जो पुलिस है उसमें कुछ सुधार किया जाए। जो पुलिस है वो अब भावनात्मक रूप से हिंदुस्तान की तरफ होती जा रही है, लेकिन उनको अब स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए जिससे कि पुलिस वाले जो अब सेना में भर्ती है वो अब भावनात्मक रूप से ना सोच करके वो जो है वो पॉलिटिकल दिमाग से उन्हें सोचा जा सके। इसलिए उन्होंने एक पुलिस सुधार आयोग का गठन किया। उसके पश्चात इनका मुख्य जो कार्य है वो है बंगाल विभाजन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं कि 1902 में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। विश्वविद्यालय आयोग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो शिक्षा संबंधी है सुधार करना, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना ही इस विश्वविद्यालय आयोग के गठन करने का मुख्य उद्देश्य था। और इसी को आगे बढ़ाते हुए 1904 में उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया था, जो कि शैक्षिक सुधारों पर आधारित था। इसके कार्यकाल में मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग का गठन जो था वो मुख्य रूप से इसलिए किया गया था क्योंकि जो हमारे उस समय बिहार का क्षेत्र था, हमारा जो झारखंड का क्षेत्र था, हमारा जो उत्तर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र था, जो बिहार झारखंड के टच में था, यहां पर अकाल पड़ते थे और अकाल के पश्चात कितना कर लेना है, कितना कर नहीं लेना है, इन सब की बातों का लेखा जोखा रखने के लिए अकाल आयोग का गठन किया गया था। उसके पश्चात प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत, जो भारत में ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई थी, इन सभी की सुरक्षा और मरम्मत करने के लिए ध्यान दिया था। जो प्राचीन समय से आ रही थी या जो मुगलों ने बनाई थी या उससे पहले की जो भारत देश में प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें थी, अब उनकी सुरक्षा और मरम्मत की तरफ ध्यान दिए जाने लगा था। इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई थी और इस कार्य के लिए 50,000 पाउंड की धनराशि जो थी वो भी आवंटित कर दी गई थी। अंग्रेजी भारत के इतिहास में सबसे अधिक रेलवे लाइनों का अगर विस्तार की बात करें तो रेलवे लाइन का जो निर्माण था 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मैं बता चुका हूं आप सभी को, लेकिन अगर पूछा जाए प्रश्न की सबसे ज्यादा रेलवे लाइनों का विस्तार किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इन्होंने 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल व्यवस्था की सुधार के लिए रेलवे आयोग
की भी नियुक्ति की थी। अब देखिएगा, रेलवे लाइनों का विस्तार क्यों किया था? क्योंकि इस समय भारत का जो व्यापार था वो अधिक बढ़ने लगा था। ये भारत से अधिक धन लूटने के लिए व्यापार करना पड़ेगा, सामान इधर से उधर, यहां से वहां ले जाना पड़ेगा, और रेल मार्ग जो है वो सामान पहुंचाने के लिए सबसे आसान, सुगम और सस्ता तरीका था। इसलिए इस समय में रेलवे लाइनों का भी विस्तार अधिक होने लगा था। बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन की आंतरिक नीति। देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए कि लॉर्ड कर्जन ने सबसे जो गलत काम किया था, सबसे जो घृणित कार्य किया था, सबसे जो घटिया काम किया था भाई, इसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। और इसका कहना यह था कि बंगाल प्रांत तो बहुत बड़ा हो गया है और प्रशासनिक बड़ा प्रांत होने के कारण जो प्रशासन संबंधी असुविधाएं होती है, इसलिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। परंतु वास्तविक कारण यह नहीं था। वास्तविक कारण यह था कि राष्ट्रीय एकता को कम करना चाहता था। प्रशासनिक अगर बड़ा हो गया था वो बंगाल, लेकिन बड़ा होने का मतलब नहीं था, लेकिन ये तो राष्ट्रीय एकता को कम करना चाहता था, लोगों को बांटना चाहता था, लोगों के दिलों में दूरियां पैदा करना चाहता था, जिस कारण से इसने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। नए बंगाल के लेफ्टिनेंट सर एंड्रयू फ्रेजर ने सांप्रदायिक आधार पर कहा था कि मेरी हिंदू और मुस्लिम दो पत्नियां हैं, जिसमें मुसलमान पत्नी मुझे अधिक प्रिय है। अर्थात उन्होंने ये उस समय जो लेफ्टिनेंट हुए थे बंगाल के नए, उन्होंने ये बात कही थी, मतलब कि ये मुस्लिम लोगों को अधिक प्रिय करने लगे थे। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो कूटनीति थी, जो हिंदू और मुस्लिम लोगों को अलग करना था, वो इनका मुख्य उद्देश्य था, ताकि यहां फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया जा सके। अब ऐसी नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक का पक्ष लेना पड़ेगा, दूसरे को दूर करना पड़ेगा। तो ये सब इनकी नीतियां चल रही थी। उसके बाद बढ़ते हैं कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का वायसराय बनता है 1905 से 1910 तक। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, जिसकी जो स्थापना थी 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा करी गई थी। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में होगा। जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस जो उस समय थी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया था। किस किस में? एक गरम दल, ये जोशीले लोग थे, ये चाहते थे कि अब अधिकारों को मांगना नहीं है, अब अधिकारों को अंग्रेजों से छीनना है। दूसरा था नरम दल। नरम दल चाहते थे कि आराम से अहिंसा के द्वारा ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त करी जाए। अब इनके विचार बदलने लगे तो 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जो कि सूरत में हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल के रूप में। उसके पश्चात बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 में 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक थे जो कि गरम दल में थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। और ये गरम दल के नेता थे जो कि बाल गंगाधर तिलक थे। इन पर अंग्रेजों ने आरोप लगा दिया राजद्रोह का, देशद्रोह का आरोप लगा करके 6 साल की सजा सुनाई और मांडले जेल में भेज दिया गया। इंग्लैंड में मदनलाल धिंगरा द्वारा करजन बायली की हत्या के आरोप में 1 जुलाई 1909 को धिंगरा को फांसी दे दी गई और उनकी कब्र जो है वो ब्रिस्टन, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में ही लगा दी गई। तो ये राजा राम मोहन राय की जो कब्र है वो भी इंग्लैंड में ही है, ब्रिस्टन में ही है, और वहीं पर मदनलाल धिंगरा की जो कब्र है वो बनवा दी गई थी। उसके पश्चात बात करते हैं कि इसके समय में आगा खान और नवाब सलीम उल्लाह खान के नेतृत्व में ढाका, बांग्लादेश में जो है, यहां पर मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना करी गई थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 1906 में करी गई थी। बात कर लेते हैं इसके आगे बात ये करते हैं कि मिंटो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो था वो भारत सचिव मोर्ले के सहयोग से लाया गया भारत परिषद एक्ट 1909 और मिंटो मार्ले सुधार था। इसके पश्चात मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा करी गई थी कि मुसलमान लोग जो है वो अलग से निर्वाचन व्यवस्था उनकी स्थापित कर दी गई है। यह भी इसके अंतर्गत बताया गया था। बात करते हैं, इसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो थे
वे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय सेकंड, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो वे 1909 से 1916 तक भारत के वायसराय रहे और इनके कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पांचवें भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बता रहा हूं मैं आपको कि 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और यहां पर बंगाल विभाजन जो 1905 में कर दिया गया था, इस बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करी गई थी। तो लॉर्ड कर्जन के समय में, जो दूसरे औरंगजेब के समय में जो बंगाल विभाजन हुआ था, जिसका नाम दिया गया था कि यह प्रशासनिक रूप से बड़ा होने के कारण प्रशासनिक अव्यवस्था फैलती है, अब इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो कि जॉर्ज पंचम भारत आए थे 12 दिसंबर 1911 में उस समय। और भारत की राजधानी, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो ये किया था कि इससे पहले 1911 से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता, लेकिन अब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की, भारत देश की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी करी गई और जिसके पश्चात अगले ही वर्ष 1912 में भारत की नई राजधानी, जो कि अभी तक है, वो दिल्ली बन गई। रास बिहारी बोस द्वारा 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो घायल हो गए और इस केस में बाल मुकुंद जो थे उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। उसके पश्चात लॉर्ड हार्डिंग के समय पहली बार 1911 में भारत में इलाहाबाद से नैनी तक हवाई डाक सेवा प्रारंभ करी गई। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछता है कि भारत में पहली हवाई यात्रा कब शुरू करी गई थी, तो पहली हवाई यात्रा 1911 में शुरू करी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय, जो कि इलाहाबाद से वहीं पास में स्थान है नैनी, यहां तक चली थी, हवाई डाक सेवा थी। उसके बाद हार्डिंग के समय में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत की तरफ से 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और किस पुस्तक के लिए मिला था, तो उन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए यह पुरस्कार मिला था। उसके पश्चात हार्डिंग के समय जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18, वो लॉर्ड हार्डिंग ही उस समय भारत के वायसराय थे। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त कर दिया गया था। बनारस विश्वविद्यालय जो था विश्व में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। अब 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस विश्वविद्यालय का कुलपति भी बना दिया गया था। उसके पश्चात बात करते हैं, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे। 1916 में पूना, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां डीके कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। तो इनके समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी कि 1916 में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था डीके कर्वे के द्वारा। कहां पर? पूना, महाराष्ट्र में। और इसी के कार्यकाल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग का गठन जो था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं के समाधान के लिए किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि विश्वविद्यालय का गठन क्यों किया गया था, क्योंकि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने जो दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, उनके समाधान के लिए इसका इसका जो था गठन किया गया था। बात करते हैं 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में हिंदू सभा का गठन किया गया और इनके कार्यकाल में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित किया गया था तथा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो रोलेट एक्ट आया था भारत में 1919 में, वो भी इन्हीं के समय में आया था, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही रोलेट एक्ट भारत में पास किया गया था। इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आयोग शुरू किया और प्रसिद्ध जलियांवाला बाग, भाई ये जो है ना चेम्सफोर्ड, इसके समय में भी कई घटनाएं हुई हैं, एक एक करके पढ़िएगा कि इसी के समय में फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? और इस हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जनरल डायर जो थे, इसने चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही वहां जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी हिंदू लोगों पर, जो कि सभा में बैठे हुए थे उनके ऊपर।
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1919 में भारत में पुनः दूसरी बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। द्वैध शासन का मतलब है कि दो शासन यहां पर लागू कर दिए गए थे। इससे पहले भी हुआ था लेकिन बीच में समाप्त कर दिया गया। 1919 में दोबारा से द्वैध शासन जो था भारत में लागू कर दिया गया। उसके पश्चात 1919 में भारत में दूसरी बार द्वैध शासन लागू किया। खिलाफत आंदोलन 1920 से 21 में हुआ। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 से 21 में हुआ। इसी समय में हुआ था, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही ये सारे कार्य हुए थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन 1917 की शुरुआत जो थी वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। तो अगर पूछा जाए कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो 1917 में शुरू किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से होम रूल लीग 1916 की स्थापना स्वशासन प्राप्ति के लिए करी गई थी। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की गठन, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी गई थी। बात करते हैं इसके पश्चात कि तीसरा अफगान युद्ध 1920 से 21 में भी इसी के कार्यकाल में संपन्न हुआ। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में या चेम्सफोर्ड के समय में ही पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कमीशन पदों के लिए सक्षम माना गया, यानी कि जो ब्रिटिश सेना होती है यहां पर कमीशन पद, जो उच्च पद होते हैं, इनके लिए भारतीय लोगों को सक्षम माना गया, इनकी नियुक्तियां होने लगी थी। और इन्हीं के समय में जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा है पहले भारतीय बने थे जो किसी प्रांत के गवर्नर बनाए गए। और अगर पूछा जाए कि वो कौन से प्रांत के गवर्नर बने थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो बिहार के गवर्नर बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको यहां से बताई है। उसके पश्चात बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में, जो कि 5 वर्षों तक 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय रहे थे। ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जो कि यहूदी थे, जो कि अंग्रेजी ना होकर के जो कैसे थे, यहूदी थे। तो यहूदी होने वाले पहले वायसराय भी कौन थे, वो भी लॉर्ड रीडिंग ही थे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं एक एक करके आपको वन लाइनर फॉर्म में बता रहा हूं। 1921 में रूस के ताशकंद नामक स्थान पर MN राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो ये पार्टियां थी जो उस समय भारत में बनने लग रही थी। उसके पश्चात इसके कार्यकाल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा करी थी। उस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा करी उस दिन को पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। और 1921 में केरल में मोपला विद्रोह भड़का। मोपला विद्रोह कब भड़का था, ये 1921 में भड़का था और देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे। बात करते हैं कि 5 फरवरी 1922 की जो घटना थी, चोरी चोरा कांड, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। यहां पर एक थाने में को जला दिया गया था जिसमें कि कुछ लोग यहां पर जल गए थे, जिसका विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था। उसके पश्चात 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। 9 अगस्त 1925 को भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटना जो कि काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी रेल कांड के नाम से भी जानी जाती है, यह हुई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह को फांसी दे दी गई थी। ये जो ट्रेन लूटने की घटना हुई थी, इसके विरोध में अंग्रेजों ने इन लोगों को फांसी की सजा दे दी। और इस केस की जो निशुल्क पैरवी थी वो भानुचंद्र गुप्ता ने करी थी। इस केस की निशुल्क पैरवी भानुचंद्र गुप्ता ने करी थी। काकोरी कांड के एकमात्र अभियुक्त शचिंद्र बख्शी को मृत्युदंड न देकर आजीवन कारावास दे दिया गया था। तो ये सारी बातें थी यहां से इस स्लाइड से। उसके बाद बढ़ते हैं कि दिसंबर 1926 में शुद्धि आंदोलन और आर्य समाज के रूढ़िवादी नेता
स्वामी श्रद्धानंद सांप्रदायिकता की बलि चढ़ गए थे, ये सांप्रदायिकता की बलि चढ़ गए। 26 दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अगर पूछा जाए किसने करी तो MN राय द्वारा कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी। 1925 में नागपुर में KB हेडगेवार जो थे उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि RSS के नाम से अभी भी प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना 1925 में नागपुर में करी गई थी। तो ये जानकारी आपको मैं यहां से दे रहा हूं। उसके बाद बढ़ते हैं, आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय रहे। इरविन के कार्यकाल में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया और साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 में आया। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ, सभी ने विरोध किया, सभी व्यक्ति, सभी समुदाय, सभी पार्टियां जो थी वो साइमन कमीशन का विरोध करने लगी और इसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुआ और इसके विरोध में ही जो लाला लाजपत राय है उनकी लाठियों से मृत्यु कर दी, मार दिया गया उनको, और यहां से भारत का एक और वीर सपूत जो था वो शहीद हुआ। उसके पश्चात मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 1928 में पेश की गई और उसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया था। यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुई थी। उसके पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंक दिया गया और 1929 में ही प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र और लाहौर में जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात जेल में ही मृत्यु हो जाती है। 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी का जो दिन है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हालांकि हमारे देश का संविधान तो उससे पहले 26 नवंबर में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है ना कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था, क्योंकि इसी दिन पूरे भारत में 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए आगे चलकर 20 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को ही देश का संविधान जो था वो लागू किया गया था। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी थी। इस यात्रा में कुल 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू होकर के 385 किलोमीटर पैदल चलकर नौसारी जिले में स्थित दांडी, जो कि गुजरात में पड़ता है, इसमें 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे और वहां पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन के सविनय यानी कि विनय पूर्वक आज्ञा नहीं माननी, कि जो अंग्रेज कहेंगे वो बिना उनका विरोध किए, बिना उनकी आज्ञा माने बस वो काम करना नहीं है, यही सविनय अवज्ञा था कि बिना आप लड़ाई किए विनय पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ में उनका काम जो था वो नहीं करना, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि नमक बनाने का जो कानून है वो केवल अंग्रेजों के पास है, इसका विरोध किया महात्मा गांधी ने और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो वहां पर जाकर के शुरू किया था। बात करते हैं 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बात करते हैं कि 6 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के यरवदा जेल में भेज दिया गया था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद के साथ मुठभेड़ हुई पुलिस वालों की, या पुलिस वाले नहीं बल्कि अंग्रेजों की, और उसके साथ ही यहां पर चंद्रशेखर आजाद जो थे वो इस मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया गया और इसके पश्चात आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायणन द्वारा 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करी गई और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना रखी गई थी।
बात करते हैं इसके आगे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जो थे वो 1931 से 36 तक रहे थे और इसके समय में ही 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसमें जिसमें जो पहले हुआ था उसमें वो तो लंदन में हुआ था, लेकिन ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें लंदन में शामिल हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था, इसकी असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी से ही 1932 से सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से यहां शुरू हो गया था। बात करते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय जो कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी और इस निर्णय के अंतर्गत जो मुसलमान थे, यूरोपीय और सिख को अलग निर्वाचन मंडल के तहत अपने प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था कर दी गई और जो दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इसके विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और आखिर में क्या हुआ कि महात्मा गांधी और अंबेडकर ने इसके विरुद्ध 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता किया था। वे चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि इनको अब धर्म के आधार पर बांट दिया जाए, हिंदू को मुस्लिम से अलग कर दिया, उनको सिख से अलग कर दिया जाए, निम्न वर्गों को अलग कर दिया जाए। हर एक व्यक्ति को ये अलग अलग संप्रदाय समुदाय में बांटने लगे थे, वर्ग में बांटने लगे थे, जिसका विरोध किया और विरोध करने के पश्चात पूना समझौता होता है 25 सितंबर 1932 को। 8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजन समस्या को लेकर के आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का अनशन किया था। तो ये सारी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं। 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 को लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो ध्यान रखिएगा कितनी गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 हुआ। ना पहले में कांग्रेस गई ना तीसरे में कांग्रेस गई, और दूसरे में कांग्रेस गई जिसका में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो था वो महात्मा गांधी ने किया और इसमें भी ये असफलता हाथ लगी थी भारत के। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज पंफलेट में नाउ और नेवर शीर्षक में पहली बार पाकिस्तान निर्माण के लिए अलग योजना प्रस्तुत करी थी। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में पास किया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत का वायसराय जो था वो अब पुनः गवर्नर जनरल कहलाने लगा था कि अब भारत का वायसराय नहीं रहेगा, अब दोबारा से उसका नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया, जो कि इससे पहले भी चला आ रहा था, उसके बाद में दोबारा शुरू कर दिया गया। लॉर्ड लिनलिथ को आते हैं उसके बाद 36 से 43। 1935 के अधिवेशन के द्वारा क्या हुआ कि जो पहला आम चुनाव 36-37 में संपन्न हुए, इन चुनावों में 11 प्रांतों में से कांग्रेस ने कुल 6 प्रांतों में बहुमत से सरकार बनाई और अन्य 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार जो थी वो बनाई गई थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया जिसमें भारतीयों को भी अंग्रेजों ने अपने साथ साथ घसीट लिया था। इस मुद्दे पर कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और ना कोई भाई ना कोई पाई का नारा दिया कि ना कोई भाई है ना कोई पाई है, ये नारा दिया कांग्रेस ने और सभी जो सरकार बनाई थी सबने इस्तीफा दे दिया था। उसके पश्चात क्या हुआ कि 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद होने के कारण अध्यक्ष पद जो था वो छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया। 1940 में लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग करी थी। मुस्लिम लीग थी जिसने कि 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग करी थी। 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव जो था वो अंग्रेजों द्वारा लाया गया और 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार आश्रम में विनोबा भावे की ने इसकी अध्यक्षता करी, स्थापना करी थी। यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया और पहला जो सत्याग्रही था वो सत्याग्रही कौन बना, विनोबा भावे बना था। बात करते हैं इसके पश्चात क्या हुआ कि इसके पश्चात 1942 में बात करते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, परंतु गांधी जी ने इसे क्या कह दिया, गांधी जी ने इसे कहा कि आउटडेटेड चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा इसको दी गई थी। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो प्रस्ताव पारित किया था और इसके बाद मार्च 1943 में भारत में अलगाववादी मुस्लिम लीग के नेताओं ने
लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो या भागो का नारा दिया और भारत में नियुक्त अंग्रेज गवर्नर जनरलों और वायसरायों में इसका कार्यकाल जो था वो सबसे लंबा रहा। बात करते हैं लॉर्ड वेवल। 1943 से 47 ब्रिटेन के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई और जो क्लीमेंट एटली थे इनके नेतृत्व में अब एक नई पार्टी सत्ता में आई। कौन सी पार्टी? अब लेबर पार्टी जो थी वो अब सत्ता में आई थी। 25 जून 1945 में लॉर्ड वेवल ने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को शिमला सम्मेलन में बुलाया था, परंतु दोनों की बातचीत जो थी वो असफल हुई, सफल नहीं हो पाई ये बात भी। उसके पश्चात 1945 में भारत में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया और जिनके बचाव के पक्ष में प्रमुख वकील कौन थे? भूला भाई देसाई जो थे वे इनके बचाव में होने वाले इनके वकील थे। उसके पश्चात बात करते हैं कि सितंबर 1945 में एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की ऐतिहासिक घोषणा करी गई थी। 1945 में ये एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करी गई थी। बंबई शाही जो नौसेना थी इसमें 18 फरवरी 1946 को नौसैनिकों का विद्रोह हुआ और जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शांत कराया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में आया था और इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये इस मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत में इसलिए आया था कि भारत को अब आजाद करेंगे तो भारत में एक व्यवस्था, एक शासन होना चाहिए, तभी तो पूरा देश चलेगा, नहीं तो पूरा देश बटा रह जाएगा। और इसलिए ये सदस्य भारत में आए थे और कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव जो थे वो सारे स्वीकार किए और उनको मान लिया था। उसके पश्चात मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। उसके पश्चात 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा करी कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार जो थी वो किसी उत्तरदायी सरकार के हाथ में सत्ता जो थी वो सौंप देगी, जून 1948 तक। उसके पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम रहे भारत में। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल यही थे। स्वतंत्र भारत में पहला और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये तो बात हुई स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत में CR गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जो थे वे पहले और अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं। उसके पश्चात क्या हुआ कि 21 जून 1948 को पदारूढ़ हुए मतलब इस पर बैठे और 26 जनवरी 1950 तक वो अपने पद पर रहे। उसके पश्चात 24 जनवरी 1950 को भारत में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो निर्वाचित किए गए थे। बात कर लेते हैं कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटले द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति दी गई थी। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा करी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग हुए जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी के नई दिल्ली से राष्ट्र को, देश को संबोधित किया और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय वो भारत में किए जाने का समर्थन किया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके कर दी गई थी। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरी जो वीडियो है ये मैं पूजा पब्लिकेशन की IAS PCS स्पेशलिस्ट बुक पूरी तरह से संशोधित वर्ण जो संस्करण है इससे पढ़ाता हूं। अगर इस बुक का PDF, नोट्स का PDF कुछ भी चाहिए तो आप ये मोबाइल नंबर रखे हैं, इन पर फोन करके बोल सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप
और फेसबुक पेज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के पीडीएफ भी मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, फेसबुक पेज से जुड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।